Assalamu alaikum dear students. Welcome to Physics with Feroz Shah. Today's lecture and today's video is about the physics portion of 2023 ETA मेडिकल टेस्ट जो कि अभी कैंसिल हो गया है और इंशाल्लाह 2-3 दिनों बाद आप लोगों का दोबारा टेस्ट होगा। तो जो टेस्ट हुआ था उसके फिजिक्स पोर्शन की डिस्कशन कर रहा हूं। वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरे सिलेबस से एमसीक्यूज इसमें आए थे और मैं वो एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। तो इन एमसीक्यूज के आंसर पे फोकस ना करें, रीजंस पे फोकस करें। हर क्वेश्चन के अंदर में जो रीजन बताऊंगा वो तकरीबन आपके सारे सिलेबस के मेन पॉइंट्स का रिवीजन हो जाएगा उससे, और ये आपको हेल्प देगा। सो काइंडली फोकस ऑन द रीजंस, और इससे आपका एक कोर्स का एक अच्छा शॉर्ट रिव्यू हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। लेट मी स्टार्ट। जो फिजिक्स पोर्शन है हमारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैम्डा शॉर्ट एंड लैम्डा लॉन्ग। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशो क्या होगा फॉर लेमन सीरीज। लेमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशो क्या होगा। ऑप्शन ए जो अवेलेबल है हमारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए में कहा गया है कि द रेशो इज 1। ऑप्शन बी में कहा गया है कि द रेशो इज 3/4। ऑप्शन सी में है कि द रेशो इज 4/3 और ऑप्शन डी में है कि द रेशो इज 4। वी हैव टू सॉल्व इट। आप जानते हैं कि वेवलेंथ का फार्मूला होता है 1 लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/n²। ये वेवलेंथ का बेसिक फार्मूला है। आपको बस दो बात बताता हूं, आप खुद ट्राई करें, सॉल्व करें। कोई भी वेवलेंथ मालूम करना हो तो लेमन सीरीज के लिए P1 होता है। P मस्ट बी इक्वल टू 1 फॉर लेमन सीरीज। लेमन सीरीज के लिए P तो 1 होता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है कि मैं P1 पुट करूंगा, चाहे ये शॉर्ट वेवलेंथ मालूम करूंगा चाहे ये लॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो पुट n इज इक्वल टू इंफिनिटी। n को इंफिनिटी पुट करोगे। For shortest wavelength, you have to put n infinity, and keep in your mind for longest wavelength, you have to put n is equal to close to p या next to p। आप कह सकते हो कि next to p। हमेशा longest wavelength के लिए n की वैल्यू p का next होगा। यहां p1 है लेमन के लिए तो ये n2 होगा, यानी यहां n होगा 2। सो इस इक्वेशन में इधर 2 पुट करें आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगा, फिर इधर इंफिनिटी पुट करें आपको शॉर्टेस्ट मिल जाएगा, और फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ डिवाइड बाय लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू मालूम करोगे। सो यू विल गेट 3/4। द करेक्ट आंसर विल बी 3/4। इसका आंसर है 3/4। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दैट वी हैव अ रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 100 days। रेडियोएक्टिव सैंपल, रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 100 days। नेक्स्ट कहा जाता है कि which proportion were left after 3 half lives in 88 gram। the concentration, वो concentration बताएं जो बाकी रह जाए after 3 half lives in 88 gram। 88 ग्राम में कितना रह गया होगा after 3 half lives, and the options given are A, B, C and D। First option is 8 gram, second option is 11 gram,
third option is 10 gram and fourth option is 44 gram. हम सॉल्व करेंगे। 3 हाफ लाइफ गुजारें, आपको आंसर मिल जाएगा। कहां से शुरू करोगे? 88 से। सो 88 से पहला हाफ लाइफ इसे 44 बना देगा, दूसरा हाफ लाइफ इसे 22 बना देगा और तीसरा हाफ लाइफ इसे 11 बना देगा। सो द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 11 ग्राम और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास that another radioactive element having half life of 30 years, so how much will it be left after 90 years? कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सैंपल हैविंग हाफ लाइफ इज इक्वल टू 30 ईयर्स। एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसकी हाफ लाइफ 30 ईयर्स है। हाउ मच it will be left after 90 years? तो बताएं कि 90 years के बाद ये कितना बाकी रह गया होगा। The option given are A, B, C and D. The given options are 0%, 50%, 12.5% or it is 75%। देखते हैं, हम डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कहा गया है 90 इयर्स, तो आप देखिए टाइम गिवन हमें मिला है 90 इयर्स और मैं 90 इयर्स को लिख सकता हूं कि 30 + 30 + 30, लेकिन इन्होंने कहा है कि 30 इसका हाफ लाइफ है। अगर 30 इसका हाफ लाइफ है तो इट मींस कि जो टाइम हमें दिया है that is equal to 3 half lives। अब 3 half lives का प्रोपोर्शनल हम जारी करेंगे और देखते हैं कि क्या आता है। सो लेट मी डू इट। इनिशियल होता है 100%, 100% से फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगा, सो रह जाएगा 50%। फिर दूसरा हाफ लाइफ गुजरेगा, सो वी विल गेट 25%। और जब तीसरा हाफ लाइफ गुजरेगा, सो वी विल गेट 12.5%। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 हाफ लाइफ्स के बाद कितना परसेंटेज बाकी रहता है? इट इज 12.5%। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डील क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4, after 15 minutes if for a radioactive sample 1/32 is decayed या remains decayed नहीं, what is the half life of the radioactive sample? कहा गया है कि in 15 minutes 1/32 of a radioactive sample, कहा गया है कि 15 मिनट्स के बाद इतना प्रोपोर्शन ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल रिमेन्स मीन बाकी रह गया है। ओके, ठीक है। व्हाट इज द हाफ लाइफ? इस एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या होगी? सो डियर स्टूडेंट्स, द ऑप्शंस आर A, B, C and D. The options given are 20 minutes and 5 minutes. The option given are 20 minutes नहीं है। The given option is 0.469 minutes. The second option is 32 minutes and the third option is 15 minutes while the fourth option is 3 minutes. So my dear students, we have to solve it. Solve करेंगे तब पता चलेगा। बहुत इजी है। कहा गया है कि 1/32 लेफ्ट यानी रह चुका है। 2-3 दिन पहले मैंने हाफ लाइफ पे एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, आप चेक करें, मैंने हाफ लाइफ के इसी ट्रेंड्स के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे।
उससे पहले भी कई वीडियोस में शेयर किए। 1/32 लेफ्ट, इसका मतलब है कि इनिशियल 32 थे और लेफ्ट मीन के 1 है। एक न्यूक्लियस है और 32 थे, तो कहां से शुरू करेंगे? 32 से शुरू करेंगे। कहां तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। तो 32 से पहले आएगा 16, 16 के बाद आएगा 8, हाफ हाफ, 8 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 1। आपने सिर्फ हाफ लाइफ गिनने हैं, काउंट करने हैं। 1 2, हमारे पास हाफ लाइफ बनते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब है कि 1/32 में 5 हाफ लाइफ गुजरते हैं। अब 5 हाफ लाइफ गुजरते हैं 15 मिनट्स में। इसका मतलब यह हुआ कि 5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 15 मिनट्स। 5 उस तरफ ले जाएं तो द हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू 15/5, यानी इट इज इक्वल टू 3 मिनट्स। और हर हाफ लाइफ जो है वो 3 मिनट्स का होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि 2 equal opposite charges of 10 coulomb are placed 10 centimeter apart. What will be the potential at the midpoint? क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है कि 2 equal and opposite charges of 10 coulomb are placed 10 centimeter apart. What will be the potential at the mid? तो दरमियान में पोटेंशियल क्या होगा? इत्तेफाक की बात है कि 3 4 5 दिन पहले, शायद 1 वीक पहले, मैंने इंटेंसिटी और पोटेंशियल के डिफरेंट केसेस के बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। उसमें इस तरह के क्वेश्चंस के काफी ट्रिक्स आपको बताए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। Anyhow, the options given are A, B, C and D. ऑप्शन है कि it will be 20 volt, it will be 5 volt, it will be 10 volt और it will be 0 volt। हम सॉल्व करते हैं। वैसे तो आपको आंसर याद भी होना चाहिए। यहां पर है 10 कूलम प्लस और यहां पर है 10 कूलम लेकिन माइनस। बोथ द चार्जेस आर ऑफ 10 कूलम बट दे आर अपोजिट, तो एक प्लस एक माइनस। इनके सेंट्रल पॉइंट पर हमें नेट पोटेंशियल चाहिए और डिस्टेंस जो है माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस 10 है, तो इट मीन कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा और इधर से इधर तक ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है क्योंकि टोटल इन्होंने 10 दिया है। कुछ स्टूडेंट्स इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन डजंट मैटर, जब 1 सेंटीमीटर है दूसरा भी सेंटीमीटर में है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आंसर 0 आना है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां जो नेट होगा, द नेट विल बी द सम ऑफ, लेट मी कॉल इट इज Q1 एंड लेट मी कॉल इट इज Q2। सो इसका जो इधर वोल्टेज होगा वो V1 होगा, इसका जो इधर पोटेंशियल डेवलप होगा वो V2 होगा। सो नेट विल बी V1 प्लस V2। नेक्स्ट पॉइंट है V1 होता है K Q1 डिवाइड बाय R प्लस ये होता है K Q2 डिवाइड बाय R। आप वैल्यूज पुट करें, शाबाश। K की जगह K, Q1 की जगह प्लस 10 और डिवाइड बाय R की जगह 5। अब चाहे आप इसे सेंटीमीटर में रखो या मीटर में, वैसे भी 0 आना है, तो प्लस की जगह प्लस, K की जगह K लेकिन Q2 इज माइनस 10 और डिवाइड बाय 5। अब प्लस माइनस माइनस, यानी जो टर्म इधर पॉजिटिव है वही टर्म इधर नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड द नेट वोल्टेज एट द मिड विल बी 0 वोल्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यहां 0 वोल्ट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट आपके लिए,
force between two like charges is 10 Newton. If medium of dielectric constant 2 is placed, then what will be the new force? Question number 6 है कि force between two like charges, दो एक तरह के चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। इफ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक epsilon is equal to 2 is placed, the new force epsilon r dielectric constant, the new force will be option A, option B, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए माय डियर स्टूडेंट आपको मिला है इट विल बी 20 न्यूटन, ऑप्शन बी मिला है 10 न्यूटन, ऑप्शन सी मिला है 15 न्यूटन और ऑप्शन डी मिला है 5 न्यूटन। सोल्यूशन का जो फैक्टर है वो क्या है? द फैक्टर ऑफ सोल्यूशन इज दैट फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के हो सिंबल जो भी हो बट वर्ड मैटर्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स यहां एयर में था 10 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, सो द आंसर विल बी 5 न्यूटन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 says कि slope of charge time graph for charging capacitor is equal to what? The slope of charge and time graph for charging capacitor is equal to what? The option given are A, B, C and D. But the options are current and voltage या potential and force and energy. These are the options. So let me plot it. ये है जनाब ग्राफ, इधर आप ले रहे हो चार्ज और इधर आप ले रहे हो टाइम। इन्होंने कहा है चार्ज वर्सेस टाइम। फर्ज करो यहां पर जो ग्राफ हमें मिलता है, इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर आता है? तो आप जानते हैं कि स्लोप डिटेक्ट करने के लिए रूल है कि यूनिट अलोंग y एक्सिस डिवाइड बाय यूनिट अलोंग x एक्सिस। और अब पुट करें वैल्यूज, शाबाश। तो यूनिट अलोंग y एक्सिस चार्ज है और चार्ज का यूनिट कूलम है और यूनिट अलोंग x एक्सिस टाइम है, तो इट इज सेकंड। बट कूलम बाय सेकंड इज इक्वल टू एम्पेयर और एम्पेयर इज इक्वल टू करंट। So the correct option dear student is option A. Question number 7 में option A ठीक होगा। Next question, question number 8. Question number 8 जो है वो क्या है? Two charges के दरमियान जो फोर्स है वो F है, each become 1/4 and the distance between them become half, then what will be the new force? बहुत easy है, how much time will be the new force या what will be the new force? Statement है that if force between two charges is F, if both the charges become 1/4 while distance become half, separation become half, separation between them become half, the new force, तो जो न्यू फोर्स होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बहुत आसान है, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाल्लाह। ऑप्शन लिख लेता हूं आपके लिए। माय डियर स्टूडेंट, द ऑप्शंस आर the new force will be F by 2, it will be F by 16, it will be F by 4 or it will be F by 8. We have to solve it और easy solve होता है। We know that the force between two charges is K, Q1,
Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर कूलम लॉ है। देखो मैं क्या करता हूं, हमें नया फोर्स चाहिए F डैश, न्यू फोर्स आफ्टर द चेंज। बट व्हाट आर द चेंजेस माय डियर स्टूडेंट? द चेंजेस आर कि ये चार्ज हो गया है 1/4, ये चार्ज भी हो गया है 1/4, और ये डिस्टेंस हो चुका है, ये r/2 हो चुका है। द डिस्टेंस बिकम r/2। तो सिंपल ये वैल्यूज कैलकुलेट करो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या है? तो द न्यू फोर्स F डैश इज इक्वल टू 4 4s are 16, ये 16 ऊपर डिवाइड है, नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो K अपनी जगह पर, Q1 अपनी जगह पर, Q2 अपनी जगह पर, और 4 4s are 16 और 16 ऊपर डिवाइड है, नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर लग जाएगा 16। अब ये r का स्क्वायर अपनी जगह पर, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या होगा? दैट विल अपीयर एज 4। ये 4 है, तो बहुत आसान है ना। देखो ये 4 1s are 4 और ये 4 4s are 16। द नेट आंसर इज F डैश इज इक्वल टू 1/4 और K Q1 Q2 by R square represents F. So it means the answer is F/4. The correct answer is F/4. My next question, question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। इफ द एरिया एंड गैप बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बिकम डबल, देन द कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। द ऑप्शंस आर डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस आर कि कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैपेसिटेंस जो है वो अनचेंज्ड रहेगा, ऑप्शन सी कैपेसिटेंस जो है वो हाफ हो जाएगा, और ऑप्शन डी कैपेसिटर ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल्ड। ओके, देखते हैं, हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिस्कशन में है कि कैपेसिटेंस क्या होगा, और कैपेसिटेंस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि इट इज परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय एरिया एंड डिवाइड बाय गैप। डी होता है, मैं गैप लिख लेता हूं। ओके, गैप है। अब देखिए होता क्या है, कहते हैं कि कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा अगर हम एरिया को भी डबल करें और गैप को भी डबल करें। तो दोनों के डबल होने से 2 and 2 कैंसल्ड, there will be no net change and hence the result is unchanged. The result, the answer is unchanged. ये unchanged रहेगा। Question number 10. Question number 10 जो है ये क्या है, कह रहा है, कहते हैं कि 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और उसको हमने 200 वोल्ट तक चार्ज किया। What is the energy stored? तो स्टेटमेंट है एक कैपेसिटर है of 20 माइक्रोफैराड is charged up to 200 volt. What is the energy stored? What is the energy? एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन? देखते हैं। ऑप्शंस हैं 4000 जॉल्स, 0.4 जॉल्स, और 4 जॉल्स, और इट इज 2000 जॉल्स। आई हैव टू सॉल्व इट। बहुत इजी है, सिंपल है। मैं कहूंगा that as you know that energy stored is half CV square. ये क्वेश्चन है, try to solve it easily. Energy stored is equal to half की जगह half, कैपेसिटेंस की जगह इन्होंने दिया है 20 माइक्रोफैराड, तो मैं लिख रहा हूं 20, लेकिन माइक्रो मींस 10 raised to the power -6। देखो माइक्रो है, कीप इन योर माइंड, माइक्रो रिप्रेजेंट नॉट अ यूनिट, अ वैल्यू। तो 20 के साथ माइक्रो को शामिल करोगे,
और वोल्टेज हमें मिला है 200 और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। अब हाउ कैन यू सॉल्व इट इजीली? द इजी सोल्यूशन वाल भी देखते हैं। इजी सोल्यूशन क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ की जगह हाफ, 20 की जगह 20, 10 रेज़ टू द पावर -6 जब नीचे आएगा तो ये +6 बन जाएगा और +6 मीन 1 2 3 4 5 6। ये 200 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 200 और अब ये आपके दस्तरस में है, आप सॉल्व कर सकते हैं, उम्मीद है कर सकते हैं। देखिए ये 2 zeros इन 2 zeros के साथ कैंसिल, ये 2 zeros इन 2 zeros के साथ कैंसिल, ये 1 0 इस 1 0 के साथ कैंसिल, ये 1 2 इस 1 2 के साथ कैंसिल, तो 2 2s are 4, ऊपर आ गया 4 और नीचे बच गया 10 एंड हेंस इट इज 0.4 जॉल्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सही है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है? 11 question is about transformer and question number 11 says that if the primary voltage for a transformer is 120 volt, primary voltage of transformer is 120 volt and the turns ratio NS by NP is equal to 20 and the turns ratio is 20, NS by NP is 20. What is the secondary voltage? What is the secondary? तो जनाब secondary voltage क्या होगा? What is the secondary voltage? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हम सॉल्व करेंगे। पहले ऑप्शन तो लिख के, the secondary voltage is 2400 volt, the secondary voltage is 24,000 volt, the secondary voltage is 1200 volt or the secondary voltage is 200 volt. So बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। As we had given that the turns ratio is NS by NP is equal to 20. ऐसा करें NP को उधर ले जाएं। जब NP को उधर लेके जाओगे तो the turns ratio will be equal to 20 times of NP. अब आपने सुना होगा, उम्मीद है सुना होगा, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स वैसा वोल्टेज। ट्रांसफार्मर इसी लॉजिक पे काम करता है, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स वैसा वोल्टेज। सो अगर सेकेंडरी टर्न्स 20 टाइम्स ऑफ प्राइमरी टर्न्स हैं तो इट मींस के सेकेंडरी वोल्टेज 20 टाइम्स ऑफ प्राइमरी वोल्टेज होगा। सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज के 20 टाइम्स होगा। अब वैल्यूज पुट करो, आपको आंसर मिल गया 20 मल्टीप्लाई बाय 120। अब इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते, सो इट इज देयर इज एन इजी मेथड 20 और 120 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 20, इजी है ना। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 2000 और 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 400 and the answer is 2400. The correct option is option A. Option A बहुत ही सोना ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, अभी तक हमने 11 सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज? पास्टन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है? एंड द ऑप्शंस गिवन आर 8 over r, it is 9 over r and it is 19 over r or it is 4 by r. The correct option is, आप कहेंगे सर 1 over lambda Rydberg constant, 1 over p square minus 1 over n square। आपको पता होना चाहिए कि पास्टन सीरीज थर्ड सीरीज है
और थर्ड सीरीज मीन दैट p मस्ट बी इक्वल टू 3। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि जब शॉर्टेस्ट की बात आ जाए तो बिला झिझक n must be equal to infinity. Now put it here, so the shortest wavelength will become is equal to Rydberg constant 1 over 3 square minus 1 over infinity square. ये पार्ट जीरो हो जाता है और ये 1 over lambda is r by 9 बन जाता है। lambda के लिए इसको उल्टा करें, this implies that lambda is equal to 9 by r and the correct option is option B. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 13। Question number 13, let me read the statement. 13 is that about photoelectric effect. If the frequency of incident light is greater than threshold frequency, then the number of electrons will be increased with increase of. If frequency of light is greater than threshold frequency, then the number of electrons will be increased with increase of option A, option B, option C or option D. Will be increase of frequency, will be increased with increase of kinetic energy, and it will be increased with increase of intensity of light, and it will be increased with increase of momentum of light or electron momentum of light. So the answer is, आसान सी बात है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, the number of electron is directly proportional to intensity. लिहाजा इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड की तादाद भी ज्यादा होगी और इंटेंसिटी कम करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड की तादाद भी कम होगी। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता भी देता हूं थोड़ा सा। इस सरफेस में बेशुमार बेतहाशा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी तरफ लाइट का रे आ रहा है, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि रे में कितने फोटॉन्स छुपे हैं। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इट मीन के फोटॉन्स की तादाद भी ज्यादा होगी, और ये बात याद रखिए कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। लिहाजा अगर इंटेंसिटी ज्यादा फोटॉन ज्यादा तो फोटॉन ज्यादा, हर फोटॉन अलग अलग इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14 सेज, अगर दो बीम्स ऑफ लाइट है, दो बीम्स ऑफ लाइट है, ये एक बीम ऑफ लाइट है, इट इज बीम ए, एंड ये दूसरा बीम ऑफ लाइट है, इट इज बीम बी। दो बीम, इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, याद रखना, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, आई वांट टू एक्सप्लेन इट। ये दो बीम्स ऑफ लाइट है, याद रखिए फोटॉन नहीं बीम्स कहा है, दैट वी हैव टू बीम्स ऑफ लाइट। अगर ऐसा कहा जाए कि इस ए का जो वेवलेंथ है वो बी के वेवलेंथ के हाफ है, इफ द वेवलेंथ ऑफ ए इज हाफ ऑफ वेवलेंथ ऑफ बी, ठीक है, बीम का वेवलेंथ इसका हाफ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट वेवलेंथ ऑफ बी इज डबल ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए, वेवलेंथ ऑफ बी इज डबल ऑफ वेवलेंथ ऑफ बी। क्वेश्चन बताऊंगा, गलती क्या है वो भी बताता हूं, स्टेटमेंट रीड कर लेता हूं। वेवलेंथ ऑफ, अगर वेवलेंथ ऑफ ए इज हाफ ऑफ वेवलेंथ ऑफ बी तो 2 इस तरफ ले आए तो वेवलेंथ ऑफ बी इज डबल ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए बन जाएगा। और आप जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है, सो इसका मतलब ये हुआ कि द एनर्जी, अगर वेवलेंथ ऑफ बी वेवलेंथ ऑफ ए के डबल है तो एनर्जी ऑफ बी जो होगी वो एनर्जी ऑफ ए के हाफ होगी।
एनर्जी ऑफ बी एनर्जी ऑफ ए के हाफ होगी, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ बी वेवलेंथ ऑफ ए के डबल, वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्स, तो जिसका वेवलेंथ डबल उसकी एनर्जी हाफ, आसान सी बात है। अब एनर्जी ऑफ बी इज द हाफ ऑफ एनर्जी ऑफ ए, समझ रहे हैं आप? इसमें गलती क्या है, गलती बताता हूं आपको। ये जो एनर्जी है ये फोटॉन की है, किसकी है? बीम की नहीं है, फोटॉन की है। इस ए के अंदर भी फोटॉन होते हैं और इस बी के, ये बीम है ना, ये तो बीम्स इन्होंने कहे हैं, स्टेटमेंट में इन्होंने कहा ये बीम्स हैं, तो ये माय डियर स्टूडेंट हर एक के अपने फोटॉन है। इट इज, इसमें जो टोटल एनर्जी होगी एक फोटॉन की एनर्जी वो EB है, और बीम ए में जो एक फोटॉन की एनर्जी है वो EA है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? इट इज द एनर्जी इन वन फोटॉन ऑफ बीम ए एंड इट इज द एनर्जी इन वन फोटॉन ऑफ बीम बी। जो रिलेशन हमने मालूम किया कि EB इज द हाफ ऑफ EA, यानी बी का फोटॉन की एनर्जी ए के फोटॉन के हाफ है, वो हमने बीम के लिए नहीं इनके लिए मालूम की। अब गलती इनसे ये हुई है कि कहा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एनर्जीज, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एनर्जीज, या रेशियो नहीं कहा, कहा कि द एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ ए जो है वो एनर्जी ऑफ बी के कितने टाइम्स होगी, लेकिन कहा यह गया है कि बीम की एनर्जी बता दें। आप बताएं कि EA और EB की एनर्जी क्या होगी, या अगर फोटॉन है तो फोटॉन की एनर्जी क्या होगी। याद रखना यहां बीम की एनर्जी आप नहीं ले सकते, फोटॉन की एनर्जी लोगे, क्योंकि ऑप्शन में फिर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। वजह बताएं, क्योंकि पूरे बीम की जो एनर्जी है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, पूरे बीम की एनर्जी तो नंबर ऑफ फोटॉन पे डिपेंड करता है, 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 और 4। अगर बीम बी में 200 फोटॉन आ गए तो इसकी एनर्जी उससे ज्यादा हो जाएगी, और अगर बीम ए में 4000 फोटॉन आ गए तो ए की एनर्जी से ज्यादा होगी। तो बीम्स की एनर्जीज के बारे में हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स का पता ना हो। हाँ, एक फोटॉन की एनर्जी के बारे में हम कह सकते हैं। अगर आप हमें वेवलेंथ दे रहे हो या आप हमें फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, तो हम एक पैकेट या एक फोटॉन की एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं कि इसके फोटॉन में एनर्जी इतनी होगी और इसके फोटॉन में इतनी, लेकिन उन फोटॉन से जो बीम्स बनते हैं हम उनकी एनर्जी पे बात नहीं कर सकते। अगर ब्लू रे लेने और ग्रीन रे लेने, तो ग्रीन रे के फोटॉन, एक फोटॉन में एनर्जी कम और ब्लू रे के एक फोटॉन में एनर्जी ज्यादा, ये कंफर्म है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम ब्लू रे में सिर्फ 5 फोटॉन्स ले लें और ग्रीन रे में 5000 फोटॉन ले लें, तो ग्रीन बीम की एनर्जी ब्लू बीम की एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। ये रिवाइंड करके सुनिएगा, आप समझ जाओगे। सॉल्यूशन या कंक्लूजन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर हमें वेवलेंथ्स गिवन हो, अगर हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन हो और हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स गिवन ना हो, तो हम बीम की एनर्जीज पे बात नहीं कर सकते, हम फोटॉन्स की एनर्जी पे बात कर सकते हैं, एक पैकेट या एक फोटॉन की एनर्जी पे। सो यहां हम पैकेट का आंसर लेंगे, बीम का आंसर ना हम फ्रीक्वेंसी से ले सकते हैं ना हम वेवलेंथ से ले सकते हैं, तब तक जब तक हमें नंबर ऑफ फोटॉन गिवन ना हो कि दोनों बीम्स में टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं। एनी हाउ द आंसर विल बी, वो आपको साथ क्लियर हो गया कि अगर EB EA के हाफ है तो ये 2 इधर ले आए तो डबल ऑफ EB इज इक्वल टू EA और EA इज इक्वल टू डबल ऑफ EB। यानी हमें दिया है कि वेवलेंथ ऑफ A इज हाफ ऑफ वेवलेंथ ऑफ B। सो रिसिप्रोकल होने की वजह से एनर्जी ऑफ A इज डबल ऑफ एनर्जी ऑफ B, लेकिन इट इज फॉर फोटॉन, इट इज फॉर वन पैकेट, इट इज नॉट फॉर बीम। वी कैन नॉट टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ एनी बीम until we know the number of photons exist or intensity of their beam। इसके बगैर बात नहीं कर सकते। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यानी हम EA is how much of EB का आंसर, इस क्वेश्चन में आंसर ये है कि अगर लेमडा A लेमडा B के हाफ है तो EA EB के कितने टाइम होगा, ये क्वेश्चन है। अब अगर ये एनर्जी बीम की है तो हम आंसर नहीं दे सकते, अगर फोटॉन की है तो दे सकते हैं कि इसका वेवलेंथ हाफ है दूसरे के,
तो इनवर्स रिलेशन की वजह से इसकी एनर्जी इसके कितनी होगी, इसकी एनर्जी इसके डबल होगी। ऑप्शंस माय डियर स्टूडेंट्स गिवन ये हैं दैट द ऑप्शंस इज इट विल बी इक्वल टू EB डिवाइड बाय 2 और इट विल बी इक्वल टू EB डिवाइड बाय 4 और इट विल बी इक्वल टू EB और इट विल बी इक्वल टू डबल ऑफ EB। तो यहां से क्लियर हो गया कि द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। उम्मीद है आप ये बीम और फोटॉन वाला फलसफा समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या है, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये देखो फ्रीक्वेंसी वाला आया है, अभी इसी की बात मैं कर रहा हूं कि इफ वी हैव टू बीम्स, यहां स्टेटमेंट में फिर बीम्स कहा, इफ वी हैव टू बीम्स A एंड B, अगर हमारे पास दो बीम्स हो A और B हो और सच दैट कहा गया है कि इस तरह के बीम्स हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ B डिवाइड बाय 2, यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ B। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिला है कि क्या करें आप, व्हाट इज द रेशियो ऑफ EA डिवाइड बाय EB, EA और EB एनर्जीज का रेशियो क्या होगा। वंस अगेन वही बात, अगर आप बीम की बात करते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन प्रोवाइड करो, जब तक आप नंबर ऑफ फोटॉन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम मालूम नहीं कर सकते। पहले मैं ऑप्शन बताता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। डियर स्टूडेंट इन दो क्वेश्चंस को रिवाइंड करके आराम से स्लो मोड में दोबारा सुन लीजिएगा, एक एक लफ्ज सुने, जो कहानियां मैंने बताई शायद आपके जहन में इंशाल्लाह उतर जाएं। इन क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, इनमें थोड़ा सा इनकम्प्लीशन है, श्योर नहीं है। स्टेटमेंट्स में बीम्स का जिक्र है और ऑप्शन फोटॉन के लिए गिवन है, तो अगर ऑप्शंस को देखें सो वी हैव टू प्रोवाइड द आंसर फॉर फोटॉन, वन फोटॉन, फिर ठीक है। लेकिन जब स्टेटमेंट को देखें तो अगर बीम का जिक्र है सो दे वांट द आंसर अबाउट बीम्स, तो बीम्स के बारे में हम आंसर तब तक नहीं दे सकते जब तक नंबर ऑफ फोटॉन गिवन ना हो। ये सारी बातें आप दोबारा सुनेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन बाय ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शंस गिवन है डियर स्टूडेंट्स कि ये क्या होगा, ये EA बाय EB इज 1/2, 1:2 होगा, इट इज 1 सिर्फ 1 होगा और 1:4 होंगे और 2 होंगे, 2:1 या सिर्फ 2 होंगे। ये देखिए हमारे स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता चलूं, वही कहानी आ गई है ना कि अगर क्वेश्चन का ताल्लुक बीम से है और ये A है और ये B है और हमें एनर्जी ऑफ फुल बीम A डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फुल बीम B लेना हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सिर्फ 3 फोटॉन्स हो और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इतने ज्यादा फोटॉन्स हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 7 हो और इस दूसरे में 17 हो। यानी जब तक फोटॉन्स की तादाद आप नहीं दे रहे हो, देन हाउ कैन यू आस्क अबाउट द एनर्जी ऑफ बीम्स, यू हैव टू आस्क अबाउट द एनर्जी ऑफ फोटॉन, ओनली 1 पैकेट। ओके, सही है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन हो तो एक पैकेट की एनर्जी के बारे में हम श्योरली बात कर सकते हैं, बीम के बारे में नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट, जब तक हमें टोटल नंबर ऑफ फोटॉन गिवन ना हो। गलती यह है कि स्टेटमेंट में बीम कहा गया है और इंफॉर्मेशन ऑफ फोटॉन नहीं दिया। अच्छा, एक और भी तरीका हो सकता था, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये भी, तो इधर लिख लो ऑल पॉसिबल, फिर भी बीम के लिए हो जाता। यानी ये इससे ज्यादा हो सकता है, ये इससे ज्यादा हो सकता है, जब तक फोटॉन कंफर्म नहीं होते तो ये रेशियो भी पॉसिबल, ये सारे रेशियो पॉसिबल है जब तक फोटॉन, तो इधर लिखा होता ऑल पॉसिबल। मैं फिर भी कहता कि क्वेश्चन में बीम मांगे हैं और ऑप्शन में भी बीम के लिए रास्ता मौजूद है, लेकिन ना इधर ऑल पॉसिबल लिखा है और ना ही फोटॉन की तादाद दी है। सो याद रखना कि ये EA ऑफ बीम नहीं, EA ऑफ फोटॉन ऑफ बीम A, और ये EB ऑफ बीम नहीं बल्कि EB ऑफ फोटॉन ऑफ बीम B है। मजबूरी है क्योंकि ऑप्शन फोटॉन के लिए ही दिए हैं, स्टेटमेंट में ये लाख दफा बीम का है, तो हम क्या करें। एनी हाउ सॉल्व इट प्लीज। अब सॉल्व कैसे करोगे, कहानी वही है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ के साथ इनवर्सली था और इसके साथ डायरेक्टली है, तो डायरेक्टली मीन के जो रिलेशन फ्रीक्वेंसी का वही रिलेशन जो है एनर्जी का। तो अगर फ्रीक्वेंसी FA इज हाफ ऑफ FB है
तो एनर्जी भी EA इज हाफ ऑफ EB होगी। ठीक, अब रेशियो लीजिएगा तो EA बाई EB इज इक्वल टू EA की जगह आप लिख सकते हो EB डिवाइड बाय 2 और EB की जगह आप EB लिख सकते हो। ये 2 इधर डिवाइड है, नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो EB डिवाइड बाय डबल ऑफ EB। EB ठिकाने लग गए एंड द रेशियो इज 1:2 और आप देख रहे होंगे कि यहाँ 1:2 मौजूद है। अब ऑप्शंस फॉर फोटॉन अवेलेबल है, ऑप्शन फॉर बीम नहीं है, सो मैं बीम मालूम ही नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका स्टेटमेंट मुलाहिजा करें। द क्वेश्चन नंबर 16 एंड दैट इज के नंबर ऑफ डायोड इन हाफ वेव रेक्टिफायर, ये खुद आपने सुने होंगे, मेरे 1000 प्रीवियस डिस्कशंस आप देखें, 100 से ज्यादा दफा हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इस तरह के काफी अल्टरनेट क्वेश्चंस एनीहाउ आप बेहतर जानते हो कि नंबर ऑफ डायोड्स इन हाफ वेव रेक्टिफायर, तो कौन नहीं जानता, शायद हर बंदा जानता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डायोड्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स वो कितने होते हैं, 1, 3, 2 एंड 4 और डेफिनेटली द आंसर इज 1। आप सब जानते हैं मैं इस क्वेश्चन को क्या डिस्कस करूं जो कि हर जुबान जद आम है। 17 नंबर क्वेश्चन, इंक्रीज इन फ्लक्स, देयर आर 2 केसेस इन अ कॉइल इन अ लूप, वी हैव अ लूप and in that loop in first case the rate of change of magnetic flux is 15 Weber per second and in another case in the same loop yani another loop again the rate of change of flux is 15 Weber per second but first में increase है second में decrease है, then the value of induced EMF will be, I want to write the statement that in a loop if in first case the rate of increase of magnetic flux is 15 Weber per second and in second case rate of decrease of magnetic flux is 15 Weber per second, then induced EMF। दो लूप्स है भाई, EMF के बारे में इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मैं पहले ऑप्शन लिखता हूं फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूं। पहला ऑप्शन है हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 ऑन द बोर्ड, इंक्रीज इन फ्लक्स, दिस वन है, कहते हैं कि इंड्यूस्ड EMF इन A इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इन B। सेकेंड ऑप्शन है इंड्यूस्ड EMF इन A इज लेस देन इंड्यूस्ड EMF इन B एंड थर्ड ऑप्शन इंड्यूस्ड EMF इन A इज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड EMF इन B और ऑप्शन डी इंड्यूस्ड EMF इन A इज 0 एंड इंड्यूस्ड EMF इन B इज 0। सो लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। ये है लूप A। क्वेश्चन का मतलब है दैट देयर आर 2 केसेस, एक केस में लूप A है और एक केस में लूप है B। तो देखें लूप A और लूप B, फर्क यह है कि यहां 1 सेकेंड में चेंज ऑफ फ्लक्स 15 है, यहां भी 1 सेकेंड में चेंज ऑफ फ्लक्स 15 है, सही है। फर्क सिर्फ यह है कि यहां 1 सेकेंड में जो चेंज इन फ्लक्स है 15 वो इंक्रीज वाला है, इसमें फ्लक्स इंक्रीज हो गया 15 और इसमें जो चेंज इन फ्लक्स है वो डिक्रीज वाला है। अब बताओ कि यहां इंड्यूस्ड EMF A और यहां इंड्यूस्ड EMF B के बारे में रिलेशन क्या होगा। तो मेरे ख्याल में आपको खुद ये आंसर फौरन डिटेक्ट हो जाना चाहिए। आप कहेंगे सर इंड्यूस्ड EMF के बारे में मिस्टर फेराडे का कॉल है, लॉ है कि N डेल्टा फाई बाय डेल्टा T। इधर कभी नहीं कहा गया कि द वैल्यू ऑफ EMF इज डिपेंड्स अपॉन इंक्रीज और डिक्रीज। ये इंक्रीज या डिक्रीज पे नहीं, चेंज पे डिपेंड करता है। चेंज सेम हो, चाहे एक इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो फेराडे लॉ हमें बताता है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स 2 केसेस में सेम हो, अगर टाइम दोनों केसेस में सेम हो और अगर चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू दोनों केसेस में सेम हो, वैल्यू लिख लेता हूं आपके लिए, तो इंड्यूस्ड EMF भी दोनों केसेस में क्या होगा,
सेम होना चाहिए, चाहे एक में फ्लक्स इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इस इक्वेशन में सिर्फ चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये टर्न्स कितने हैं, एक, ये टर्न्स कितने हैं, एक, तो नंबर ऑफ टर्न सेम, टाइम 1 सेकेंड सेम, फ्लक्स चेंज की वैल्यू सेम, एक इंक्रीज एक डिक्रीज इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ बी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 17 हमने डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 18। लेट मी शेयर क्वेश्चन नंबर 18 डियर स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दैट अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो और 5 टेस्ला हो और एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर हो, एक कंडक्टिंग लूप हो, तो बताओ कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होना चाहिए। क्वेश्चन ये है दैट इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड of 5 Tesla, if an area, static area, if a static area of 0.8 meter square is placed in a conducting loop या area is placed, so what will be the induced EMF? तो आप बता दें जनाब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ऑप्शन डी। कहा गया है कि ऑप्शंस क्या हैं, एक है 4 वोल्ट, एक है 0 वोल्ट, एक है 10 वोल्ट और एक है 32 वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और डेल्टा फाई जहां 0 होता है वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, 0। अब फ्लक्स होता है ई ए काज ऑफ थीटा, और करें प्लीज, ई ए काज ऑफ थीटा नहीं, बी ए मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी ए काज ऑफ थीटा। अब अल्फाज इस क्वेश्चन के सुने, यहां मैंने एन एरिया कहा लेकिन इन्होंने स्टैटिक एरिया कहा है। स्टैटिक एरिया और करें, जो पॉइंट्स है उस पर फोकस करें। ये बड़ा बड़ा लिखा है कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, एरिया की वैल्यू फिक्स्ड है, यानी एरिया की वैल्यू तो कम ज्यादा नहीं हो रही, वही एरिया है। और स्टैटिक का मतलब है कि ऐसा कोई मूवमेंट भी ये नहीं कर रहा। जब मूवमेंट नहीं कर रहा तो कॉज ऑफ थीटा भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो जब ये तीसरा फैक्टर कांस्टेंट, ये दूसरा फैक्टर कांस्टेंट, जब ये पहला फैक्टर कांस्टेंट, तो फ्लक्स मोहतरम यहां क्या रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। और अगर फ्लक्स शरीफ कांस्टेंट रहा तो अगर फ्लक्स शरीफ कांस्टेंट रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बदमाश पैदा कैसे होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा, 0, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो चेंज इन फ्लक्स 0, और चेंज इन फ्लक्स 0 तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 0 वोल्ट। लेट मी डिस्कस another question, and that is question number 19. We are dealing the physics portion of 2023 पेपर which is cancelled, लेकिन इसका फिजिक्स पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं और मेरा मकसद है आप इन रीजंस पे फोकस करें, जिन रीजंस की वजह से कोई ऑप्शन गलत है या कोई ऑप्शन ठीक है। सो ट्राई टू फिक्स योर फोकस ऑन द रीजंस, नॉट ऑन द आंसर्स ओनली। So let me explain the next question, and that is question number 19. Question number 19 है कि मैग्नेटिक फोर्स जब चार्ज पर असर करता है तो किस तरह का चेंज लाता है। The statement of the question is that magnetic force on a moving charge can change what? ये क्या चेंज कर सकता है? सो द ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्या क्या है जनाब इस ऑप्शन में? और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ओनली। ऑप्शन बी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये दोनों चेंज करता है। और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली। और ऑप्शन डी है नीदर मैग्नीट्यूड
nor direction of velocity। क्वेश्चन का मतलब है कि फर्ज करो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट मी कंसिडर इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक चार्ज पार्टिकल इंटर हो रहा है along with velocity v। तो सब ने पढ़ा है, सब जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। पूछा यह गया है कि ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, दोनों चेंज करेगा, या कोई चेंज नहीं लाएगा। सो कीप इट इन योर माइंड। ये फोर्स मैथमेटिकल फॉर्म होता है Q V क्रॉस B, ये तो आपने पढ़ा होगा। एंड दिस मैथमेटिकल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इंप्लाइज कि ये फोर्स वेलोसिटी को हमेशा कौन सी डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। याद रखना, द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। सो फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, और जो फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर आ जाए वो वेलोसिटी में ना इंक्रीज ला सकता है ना डिक्रीज, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। और जो फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है वो सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन लाता है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। अब सिर्फ डायरेक्शन क्यों चेंज करता है, वैसे कॉमन सेंस की बात है भाई। इंक्रीज के लिए वेलोसिटी के पैरेलल होना लाजमी है, कोई कंपोनेंट पैरेलल हो तो जरूरी है, काम चल जाएगा। डिक्रीज लाने के लिए बॉडी इधर जा रही है तो आपको कोई कंपोनेंट या फोर्स एंटी पैरेलल लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस है। मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं, आप मेरी हेल्प कर रहे हो तो इस तरफ धक्का दे मुझे, मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं, आप रोकना चाहते हो तो इस तरफ धक्का दे मुझे। यानी आपके फोर्स का कोई कंपोनेंट पैरेलल हो तो इंक्रीज लाएगा, एंटी पैरेलल तो डिक्रीज। परपेंडिकुलर फोर्स का ना पैरेलल कंपोनेंट बनता है ना एंटी पैरेलल, तो इंक्रीज डिक्रीज का काम तो वो करता नहीं है, वो तो आप समझ गए हैं। अब डायरेक्शन में क्यों चेंज लाता है, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। तो बाबा न्यूटन के मुताबिक जहां फोर्स होगा वहां कोई ना कोई चेंज तो होगा। अब जब परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो फोर्स तो है, अगर इंक्रीज भी नहीं आ रहा, डिक्रीज भी नहीं आ रहा और चेंज नहीं है तो फिर तो न्यूटन सेकंड लॉ गलत। बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, इफ देयर इज सम फोर्स देयर मस्ट बी सम चेंज, एंड देयर आर 3 पॉसिबल चेंजेस, इंक्रीज, डिक्रीज और चेंज इन डायरेक्शन। तो जहां फोर्स इंक्रीज लाने में फेल हो जाए, जहां फोर्स डिक्रीज लाने में फेल हो जाए, तो वो हमला डायरेक्शन पे करता है, लेकिन न्यूटन बाबा का कॉल जो है वो गलत होने से बचाता है। सो दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो हमेशा डायरेक्शन में चेंज लाता है, एंड द करेक्ट आंसर इज दैट दिस फोर्स विल ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी शायद ठीक था, आप देखने, मैंने तो मिटा दिया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 19, एंड लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाइड्रोजन एटम हैड लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम हैड लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, एंड देन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, और फिर ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, जाए हमें क्या, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वहां एक मैग्नेटिक फील्ड है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, बताएं कि हाइड्रोजन का ये एटम जिसने एक इलेक्ट्रॉन अभी अभी लॉस किया है, इसका डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। व्हाट आर द ऑप्शंस माय डियर स्टूडेंट्स? द ऑप्शंस आर ये अप की तरफ, या नॉर्थ की तरफ, या ये डाउन, और या ये साउथ। बहुत इजी है, अगर आपको राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आता हो सो इट्स क्वाइट इजी। हम ड्रा करेंगे आपके साथ के साथ, देखिएगा। फर्स्ट करो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है एक्सिस न्यूज,
इट इज नॉर्थ, इट्स साउथ, इट्स ईस्ट एंड इट्स वेस्ट। पहले से एक बात बता दूं, मेरे लिए ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये वर्टिकल है। आपके लिए पेज होता है, पेज हॉरिजॉन्टल होता है। आप जब ऊपर से पेज को देखते हो, लिखते हो ना, पेज हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर मेरे बोर्ड के लिए इनवर्ड आ गया तो आपके लिए वो डाउनवर्ड होगा, यानी मेरे लिए होगा इनटू द बोर्ड, फर्ज करो, तो आपके लिए होगा इनटू द पेज, और इनटू द पेज मीन डाउनवर्ड। अगर मेरे लिए आ गया आउट ऑफ द बोर्ड तो आपके लिए होगा आउट ऑफ द पेज, लेकिन आउट ऑफ द पेज विल बी अपवर्ड, आउट ऑफ द पेज अपवर्ड, इनटू द पेज डाउनवर्ड। सो मेरा आउटवर्ड आपका अपवर्ड है और मेरा इनवर्ड आपका डाउनवर्ड है। दोबारा सुनिएगा, आपको और काम क्या है, सुनते जाइएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन एटम हैड लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट मीन इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस था और इस बेचारे में एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी गवा दिया। सो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके निकल जाने से अब इस पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यूं कहो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन एटम वैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज है और ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। सो मैं अप्लाई करूंगा, यानी यहां से एक पॉजिटिव चार्ज या हाइड्रोजन एटम जिसका इलेक्ट्रॉन बेचारा गुम हो गया, ये ईस्ट की तरफ महवे सफर है और वेलोसिटी उसकी उस तरफ है, मोशन है, वेलोसिटी है उस तरफ मुंह कर रहा है, तो ये है वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ लग रहा है। सो लेट मी ड्रॉ इट। साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ ना नॉर्थ तरफ था, साउथ से नॉर्थ की तरफ ये है मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन हमें बताना है। वी हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। इंफॉर्मेशन के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल कहता है कि अपने हाथ को यूं बनाए, दाएं हाथ को, आप बाएं हाथ से भी कर सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक याद रखा करें, 2 3 4 8 10 ना याद करें, सारे क्वेश्चन एक से सॉल्व होते हैं। ये ले जनाब राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को इस डायरेक्शन में पकड़े, फिर आप देखिए राइट हैंड का ये फिंगर वेलोसिटी, बता माता हुई रबाने वाले, ये है जनाब वेलोसिटी, ठीक है। और ये है मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब विल बी डिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स, डिफ्लेक्शन या फोर्स। अब मैं वही करूंगा जो मैंने कहा, वेलोसिटी इस तरफ है तो ये वाला फिंगर वेलोसिटी के नाम, ये लो जनाब इस शाम ये फिंगर वेलोसिटी के नाम, ये फिंगर वेलोसिटी के नाम हो गया। अब मिड फिंगर को मुझे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जाना है। देखो ये वाला फिंगर वेलोसिटी के मैच कर रहा है, बट मिड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। मैग्नेटिक फील्ड तो अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, सो मुझे इसको टर्न करना पड़ेगा। ये लो टर्न कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक, थंब किस तरफ आ रहा है, थंब आउटवर्ड आ रहा है, एंड हिंस द डिफ्लेक्शन हियर विल बी, मेरे लिए आउटवर्ड है। लेकिन मैंने इससे पहले जो आपको फलसफा बताया वो ये था कि मेरा आउटवर्ड आपका अपवर्ड है, क्योंकि मेरे लिए व्हाइट बोर्ड वर्टिकल है और आपके लिए पेज हॉरिजॉन्टल होगा। तो मेरे लिए आउट ऑफ द बोर्ड है और आपके लिए ये आउट ऑफ द पेज होगा, एंड आउट ऑफ द पेज मीन अपवर्ड। तो इधर जैसे ही अपवर्ड देके उस पर एक खूबसूरत हमला करें, लेकिन जज्बात पे काबू रखें, समझ गए हैं। और